हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.41 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप क्वेश्चन सुने। अ पर्सन होइस्ट वन ऑफ द टू लोड्स ऑफ इक्वल मास एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन। चित्र दिखाऊंगा मैं भी आपको। At the moment when the two loads are at the same height h, the upper pulley is released. It means it is able to rotate without friction like the lower pulley. Indicate the load which touches the floor first after a certain time t, assuming that the person continues to slake the rope at the same constant velocity v. The masses of the pulleys and the ropes and the elongation of the ropes should be neglected. यानी आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों लोड्स में से कौन सा पहले ग्राउंड को, फ्लोर को टच करेगा। ध्यान से समझें, एक डायग्राम गिवन है, पहले आप उसको देखें। इस फिक्स्ड रूप से एक पुली अटैच्ड है जो कि फिक्स्ड है, और एक दूसरी पुली इस पुली से अटैच्ड है कुछ इस तरह से। इस सेकंड पुली में एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसको हम लेफ्ट ब्लॉक कह सकते हैं, और इसी ब्लॉक के सेकंड साइड जो स्ट्रिंग है वो एक पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी v से पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस कॉर्नर को v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। यहां पर यह गिवन है कि जिस कंडीशन में यह प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उस कंडीशन में फ्लोर से हम मान के चल रहे हैं कि फ्लोर से पर्सन की हाइट यानी उसके हैंड्स जो हैं वो इस स्ट्रिंग तक है। तो यहां पर एक पर्सन खड़ा है जो इस पुली इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। ये बात समझें आप, v कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे खींचा जा रहा है, और ये हाइट h गिवन है जो जितनी हाइट पर ये ब्लॉक है इनिशियली। सेकंड स्ट्रिंग के टर्मिनल पे एक ब्लॉक अटैच्ड है जो सेम हाइट पर है जिस हाइट पर लेफ्ट ब्लॉक है। सो कुछ इस तरह का कंडीशन गिवन है। आप देखें इसे ध्यान से। कुछ ऐसा पिक्चर गिवन है, दो पुली हैं, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल पुली है। दोनों ब्लॉक सेम हाइट पर हैं इनिशियली ग्राउंड से, और ऑब्जर्वर या एक पर्सन कह लीजिए इस स्ट्रिंग को कांस्टेंट वेलोसिटी v से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर इनिशियली इस पुली को रोका गया होता तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में ये ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में रहता और ये पार्ट मूव करता। अगर ये पर्सन v वेलोसिटी से इस लेफ्ट स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है तो जो ब्लॉक राइट पार्ट में अटैच्ड है इस स्ट्रिंग के साथ, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v ही होगा। आप जानते हैं इनिशियली। अब जब आप इस पुली को फ्री कर देते हैं मूव करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में इस पार्ट के मोशन के साथ ये पार्ट भी मोशन स्टार्ट करेगा, और अब दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक पहले ग्राउंड को टच करेगा। अब ध्यान दें, अगर हम डायनेमिक्स बनाने की कोशिश करें दोनों ब्लॉक्स की, ऊपर जो पुली है उसे फ्री करने के बाद यह बोला गया है कि जब आप ऊपर की पुली को रिलीज कर देते हैं तो वो पुली ये दिया हुआ है कि एबल है रोटेट करने के लिए विदाउट फ्रिक्शन लाइक द लोअर पुली। यानी पहले आपने इसको स्टैटिक बना रखा था, तो इस पार्ट को v स्पीड से खींचने पर इसकी स्पीड भी v ही मेंटेन होगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों पार्ट की स्पीड बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड से ये स्ट्रिंग नीचे को जाएगी ये स्ट्रिंग ऊपर को जाएगी अगर ये पार्ट स्टैटिक है। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर आप अपर पुली को रिलीज कर देते हैं, इसका मतलब अब आप फ्री कर देते हैं सिस्टम को मूव करने के लिए। यह बोला गया है कि जब आप अपर पुली को रिलीज करेंगे तो वो एबल होगी टू रोटेट विदाउट फ्रिक्शन लाइक द लोअर पुली। तो जब ये दोनों मोशन में आ जाएंगी तो इस ब्लॉक में भी मोशन आएगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग पार्ट भी मूव करेगा।
सो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक पहले ग्राउंड को टच करेगा। तो ध्यान दें, अगर हम डायनेमिक्स बनाने की कोशिश करें तो लेफ्ट ब्लॉक जिसका मास मैं यहां पर m कंसिडर कर रहा हूं, और चूंकि ये गिवन है कि दोनों ब्लॉक सिमिलर हैं, तो लेफ्ट वाले ब्लॉक का वेट अगर हम mg कंसिडर कर रहे हैं तो राइट वाले ब्लॉक का वेट भी mg होना चाहिए। ये गिवन है कि दोनों इक्वल मास के हैं। इसके अलावा इस स्ट्रिंग का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। यहां पर ध्यान देते रहें, इसका टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा, और हम जानते हैं कि इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होने के कारण और पुली के मासलेस होने के कारण इस पार्ट पर जो टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में वो भी T होगा। यानी ये स्ट्रिंग टेंशन T डेवलप करेगी, उस पर्सन के हाथ में T फोर्स लगाएगी जो इसे खींच रहा है, और यही टेंशन T इस ब्लॉक पे भी डेवलप होगा। मैं इस T को इस स्ट्रिंग पे लिखने के बजाय इस ब्लॉक पे दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ये टेंशन एक्चुअल में स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे डेवलप कर रही है। अगर हमें स्ट्रिंग पे टेंशन दिखाना होगा तो उसके कई डायरेक्शन हैं। ये ब्लॉक स्ट्रिंग को जो टेंशन देगा वो डाउनवर्ड होना चाहिए, और ये पुले स्ट्रिंग को जो टेंशन देगी वो अपवर्ड। राइट पार्ट में mg डाउनवर्ड परफॉर्म कर रहा है। चूंकि इस पार्ट में टेंशन T है स्ट्रिंग में, तो यहां भी T होगा। और अगर हम इस पुले के पॉइंट से व्यू करें, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को समझने की कोशिश करें, तो इस पुले पर ये दोनों स्ट्रिंग अगर T टेंशन लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी बैलेंसिंग के लिए ये स्ट्रिंग पुले पर अपवर्ड टेंशन अप्लाई करेगी इतना कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि ये पुले मासलेस है। सो अगर ये टेंशन T और T डाउनवर्ड है इस पुली के लिए, तो 2T टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा, और इस टेंशन के 2T होने पर इस पार्ट पर टेंशन का वैल्यू भी 2T होगा। हम जानते हैं कि इन दोनों पार्ट पर टेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये मासलेस पुली है और इसे रोटेशन के लिए किसी प्रकार के टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही वजह है कि हम दोनों तरफ टेंशन सेम मानेंगे। अब 2T टेंशन इस ब्लॉक पर ये स्ट्रिंग डेवलप करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसे अप्लाई करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हमारे सामने है। अब अगर मैं मान लूं कि इस प्रोसेस में ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। यहां पर ध्यान दें, हमें किसी ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन को लिखते समय ये प्लान करने की जरूरत नहीं होती है कि उसका डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये डाउनवर्ड भी होगा तो मेरे अपवर्ड कंसीडर करने के केस में जब फाइनल आउटकम आएगा तो ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर कभी आप कोई प्रॉब्लम महसूस न करें। अगर आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को गलत या अपोजिट पे कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आंसर का नेगेटिव साइन आपके आंसर में होने वाले एरर को रेक्टिफाई कर देगा और आपको सही आउटपुट देगा, और आपको एक इंडिकेशन भी देगा कि आपने जो डायरेक्शन कंसीडर की थी फाइनल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। सो मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए अपवर्ड है। अब ध्यान दें कि अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन मेथड यूज करें तो इस पुले के रिलीज करने के बाद अगर इस पार्ट का एक्सेलरेशन ए अपवर्ड है और चूंकि इस स्ट्रिंग को कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इस स्ट्रिंग पार्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, और इस 0 एक्सेलरेशन और ए अपवर्ड की हेल्प से इस स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन मेथड से बताया जा सकता है। एवरेज एक्सेलरेशन मेथड हम अपने डायनेमिक्स पार्ट में थ्योरी लेक्चर में कवर करते हैं। सो वही थ्योरी लेक्चर में पढ़ाए गए फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें। सो अगर इस पार्ट का एक्सेलरेशन ए है, इस पार्ट का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस अपर पार्ट का एक्सेलरेशन इन दोनों के एवरेज के बराबर होना चाहिए। सो क्लियरली इसे a/2 एंड अपवर्ड इन डायरेक्शन होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, अपवर्ड डायरेक्शन हमने कंसीडर की है, अगर ये डाउनवर्ड होगी तो हम अपने आंसर को माइनस देख पाएंगे। सो अब ये पार्ट स्ट्रिंग का a/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हम ये देख पा रहे हैं कि इस पार्ट का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये स्टैटिक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को a1 कंसीडर करूं
तो आप समझ सकते हैं इसे A1 अपवर्ड कंसिडर करने पर इन दोनों का एवरेज 0 आना चाहिए। और अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करूं तो A/2 प्लस A1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, और क्लियरली जो A1 का वैल्यू इस कंडीशन में आएगा वो माइनस A/2 होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस A1 का वैल्यू A/2 ही होना चाहिए और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन में आंसर आने का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया था। सो स्ट्रिंग का ये पार्ट A/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड और ये पार्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसके साथ ही ये ब्लॉक भी A/2 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा। और ये सब तब होगा जब ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा। यानी अब इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एफिलिएटेड है। हमें यह कैलकुलेट करना है कि कौन सा ब्लॉक पहले फ्लोर को टच करे। सो अगर मैं इनकी डायनेमिकल इक्वेशंस बनाऊं तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी T माइनस mg इक्वल टू ma, जबकि सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन होनी चाहिए mg माइनस 2t इक्वल टू ma/2। सो कुछ इस तरह से इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। अब आइए इन्हें सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन को ट्वाइस करने पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो 2t टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, और ये बन जाएगा माइनस mg इक्वल टू 5ma अपॉन 2। m को कैंसिल करने के बाद a का वैल्यू आएगा माइनस 2g/5। सो a का वैल्यू माइनस 2g/5 आया है, और अब इस a की हेल्प से दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए जा सकेंगे। यहां पर ये बात ध्यान से समझें कि a को अपवर्ड कंसीडर किया गया था, लेकिन a का वैल्यू माइनस 2g/5 आया है, तो क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट ब्लॉक यानी लेफ्ट ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, और उसका एक्सेलरेशन 2g/5 होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस राइट ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में A/2 एक्सेलरेशन से चलता हुआ माना गया था, तो A की वैल्यू अप्लाई करने पर ये माइनस 2g/5 अपॉन 2 यानी माइनस g/5 आएगा, और जिसका क्लियर अर्थ ये होगा कि ये ब्लॉक g/5 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो राइट ब्लॉक g/5 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि लेफ्ट ब्लॉक 2g/5 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस तरह से आप दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ध्यान दें, अगर हम इनिशियल कंडीशन की तरफ बढ़े तो इनिशियल कंडीशन में ये पुली स्टॉप कर दी गई थी, इसे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा रोक दिया गया था, और v स्पीड से आप इस स्ट्रिंग को कॉन्स्टेंटली पुल कर रहे थे, और इस स्पीड से ये ऑब्जर्वर पूरी प्रोसेस के दौरान इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। ये गिवन है। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर इस स्ट्रिंग को v स्पीड से डाउनवर्ड खींचा जाएगा तो इस पार्ट के स्टैटिक रहने की कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी, और हम जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी के एवरेज से इस पॉइंट की वेलोसिटी दी जा सकती है। सो अगर ये पार्ट v स्पीड से डाउनवर्ड मूव करेगा और ये रेस्ट में है, तो इसे v स्पीड से अपवर्ड मूव करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जब एक v डाउनवर्ड होगा, एक v अपवर्ड होगा, तभी उनका एवरेज 0 आ सकता है। सो इस पार्ट का यानी इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी v अपवर्ड डायरेक्शन में था। यानी अगर हम इनिशियल पॉइंट से काउंट करना स्टार्ट करें तो इनिशियली ये ब्लॉक v स्पीड से अपवर्ड मोशन स्टार्ट करता है, और 2g/5 एक्सेलरेशन इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सेकेंड ब्लॉक के बारे में डिस्कस करें तो सेकेंड ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद अपर पुली को फ्री करने के बाद ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में g/5 एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है। यानी अब प्रोसेस क्या होगा, आप समझें कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होने और एक्सेलरेशन के अपवर्ड होने के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ध्यान दें कि अगर ये v स्पीड से अपवर्ड मोशन स्टार्ट करता है, लेकिन एक्सेलरेशन के डाउनवर्ड होने के कारण इसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद ये डाउनवर्ड आना शुरू कर देगा, जबकि ये ब्लॉक
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो इस g/5 एक्सेलरेशन के कारण अपवर्ड मूव करेगा। सो अब एक बार कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये v स्पीड से अपवर्ड शिफ्ट होके रेस्ट में आके इस एक्सेलरेशन के कारण फाइनली डाउनवर्ड आता है, तो कितनी देर बाद ये ग्राउंड यानी फ्लोर तक पहुंचेगा, वो टाइम कितना होगा, एक बार ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो इस ग्राउंड को रेफरेंस मान के अगर मैं गैलीलियो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूं, तो मुझे मिलेगा s वेक्टर इक्वल टू s नॉट वेक्टर प्लस u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट करने पर आप s वेक्टर की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं नल वेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं फाइनली आपको ग्राउंड तक पहुंचना है, इस ब्लॉक को आपको ग्राउंड तक पहुंचाना है, और ग्राउंड को ही आपने मेजरिंग पॉइंट कंसीडर किया है। एस नॉट के वैल्यू को आप लिख सकते हैं एच जे कैप, यहां पर जे कैप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर किया जा रहा है, ध्यान दें। यू वेक्टर चूंकि इस ब्लॉक ने इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से स्टार्ट किया है, तो मैं इसे v जे कैप लिख रहा हूं। t उस टाइम को माना जा रहा है जितने टाइम के बाद ये ग्राउंड तक पहुंचेगा, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो इसे -2g/5 जे कैप लिखा जा रहा है इंटू टी स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन में जे वेक्टर के कोफिशिएंट को लेफ्ट राइट कंपैरिजन किया जाए, तो हमें मिलेगा h प्लस वी टी माइनस g/5 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान दें, जे वेक्टर का कोफिशिएंट इसमें h है, इसमें vt है, और इसमें 2 से 2 कैंसिल करने के बाद -g/5 टी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो मुझे मिलेगा g/5 टी स्क्वायर माइनस वीटी माइनस एच इक्वल टू 0। और अब मैं इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर। आप समझ सकते हैं, इक्वेशन जानते हैं आप, -4ac -4 इंटू g/5 इंटू माइनस एच से ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a को आप g/5 अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली टाइम का वैल्यू आया है v प्लस माइनस अंडररूट v स्क्वायर प्लस 4g/5h अपॉन 2 इंटू g/5। अब यहां पर ध्यान दें, ये टर्म इस टर्म से बड़ा है और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस साइन को मैं इस इक्वेशन से हटा रहा हूं, यानी इतने टाइम के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट ब्लॉक ग्राउंड यानी फ्लोर को टच करेगा, जबकि राइट ब्लॉक के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है। इस प्रॉब्लम में लेफ्ट ब्लॉक पहले ग्राउंड को टच करेगा इतने फाइनाइट टाइम के बाद, यानी इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हमें मालूम चल जाएगा कि इतने टाइम के बाद लेफ्ट ब्लॉक ग्राउंड को टच करेगा, जबकि उस समय राइट ब्लॉक ग्राउंड से ऊपर किसी कंडीशन में होगा। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि दोनों ब्लॉक्स में से पहले कौन सा ब्लॉक ग्राउंड को टच करेगा। एक बात यहां पर ध्यान दें कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो दोनों ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्टार्ट करेंगे। t बराबर 0 पर जब इस पुले को फ्री किया जाएगा तो ये ब्लॉक अपनी वेलोसिटी के चलते ऊपर को जाएगा, हालांकि इस पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो कुछ देर बाद ये अपनी स्पीड 0 करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन जो राइट ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अपवर्ड है, सो वो भी इनिशियली अपवर्ड जाएगा। सो क्वेश्चन पूछने का पर्पस यही था राइटर का, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा था कि शुरुआत दोनों ऊपर की तरफ करेंगे, तो क्वेश्चन पूछने का पर्पस यही था कि बताइए इस कंडीशन में आप पहले कौन ग्राउंड पे आएगा। सो लेफ्ट ब्लॉक इस प्रोसेस में पहले ग्राउंड पे आएगा, और इतना फाइनाइट टाइम जो ये कैलकुलेट किया गया है लगेगा उसे ग्राउंड तक आने में। इस क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू नहीं पूछी गई है, टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट केवल इस पर्पस से किया गया है कि हम देख सकें कि एक फाइनाइट टाइम के बाद ये ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। सो लेफ्ट ब्लॉक पहले इस प्रोसेस में ग्राउंड पर पहुंचेगा, जबकि राइट ब्लॉक उस कंडीशन में एयर में किसी पोजीशन पर होगा। थैंक यू।